क्या है चैप्टर का नाम? परिवहन और संचार। हाँ ठीक है बेटा। ये परिवहन और संचार चैप्टर जो है वह भूगोल का नहीं, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है और विकास का यह सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। कोई विकसित देश परिवहन और संचार के बगैर अपने को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यह आधुनिक समय की पुकार है। अब देखिए, परिवहन और संचार। परिवहन से स्पष्ट होता है वाहन या किसी जगह पर दूसरे वस्तु को पहुंचाने की बात, और संचार का मतलब होता है समाचार या संदेश देने की बात। तो अब देखिए, यह सिर्फ इंटरमीडिएट स्तर में दिया है, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसके बारे में जानकारी ले लो। सबसे पहला बनता है स्थलीय परिवहन का भाग कौन सा है? तो इसमें होगा सड़कें और रेल मार्ग। दूसरा होता है परिवहन की विधाएं कौन सी है? इसमें आपको हो जाएगा स्थल, जल और वायु। और फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ? तो 1825 ईस्वी में। इसके बाद खनिज तेल, जल, दूध और अबमल आदि का परिवहन की किस विधा द्वारा होता है? तो पाइपलाइन द्वारा। आगे देखिए, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 150 लाख किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा किस महामार्ग के निर्माण पूरा होने पर आपस में जुड़ जाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है पान अमेरिकन महामार्ग। इसकी लंबाई भी अत्यधिक है। इसके बाद है दैनिक आवागमन की रेलें निम्न में से किस देश में सबसे अधिक लोकप्रिय है या नहीं? तो दैनिक आवागमन की रेलें किस देश में अधिक लोकप्रिय है? तो उस प्रश्न का उत्तर होगा आपको ब्रिटेन, जापान, भारत और अमेरिका का मतलब होता है यूएसए। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल करनी है। अब देखिए, चीन में महामार्ग क्रिस और क्रॉस होते हुए किस प्रमुख नगरों को परस्पर जोड़ते हैं? तो उसमें उसका है सांसो, संघाई, बीजिंग और दक्षिण में ग्वांगजाओ तक वह जाती है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा देश है, और यह रेल मार्ग जो है उसका सबसे लंबी मार्ग कहा जाता है, और इन सारे चीज़ को वह जोड़ रहा है, इसीलिए क्रिस क्रॉस इसको कहा गया है। अब देखिए, फिर वहाँ जो क्वेश्चन बनता है, कहा जाता है जो भारत में वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या कौन सी है? तो महामार्ग संख्या 7। निर्बाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज द्रुत मार्गों के द्वारा किन प्रमुख नगरों को जोड़ने की योजना है या योजना बनाई गई है? तो उसमें नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। पुनः अब देखिए, अफ्रीका के एक महामार्ग कौन सा है जो उत्तर में उसको जोड़ता है? तो वह आपको वहाँ का एक है अल्जियर्स को गुइना ने कोनार्की तक जोड़ने का काम किया है। अब देखिए, फिर यूरोप में रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 4,40,000 किलोमीटर। अफ्रीका के रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 40,000। महाद्वीप का प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है? तो वेनेजुएला रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग,
केप टाउन से प्रिटोरिया रेल मार्ग, यह अब देखिए फिर एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यह पार साइबेरियन रेल मार्ग। फिर देखिए कौन सी लाइन पेरिस के स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई हस्तांबुल तक जाती है? तो इसको हस्तांबुल कुछ भाषा में कहा जाता है, कुछ में इस्तांबुल भी कहा जाता है। ये आपको ओरिएंट एक्सप्रेस। अब फिर कौन सा व्यापारिक जलमार्ग पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय मार्ग, यह इस प्रश्न का उत्तर होता है। अब देखिए किस नगर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर से कम हो गई है? तो पनामा नहर तो गजब तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि में भूमिका निभाई है। अब देखिए आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको के खाड़ी के साथ कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो इसमें मिसिसिपी जलमार्ग। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है, जो विश्व की सबसे युगल नदी लंबी कौन सी है? वैसे तो अकेला में नील नदी है जो 6800 किलोमीटर से ज़्यादा तक बहती है, लेकिन जब मिसिसिपी मिसौरी मिल जाती है अमेरिका का, तो उस सबसे लंबी नदी हो जाती है। किस देश के फर्मों में फैक्ट्रियां तक दूध को पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है? तो यह होता है न्यूजीलैंड। बिग इंच रेल पाइपलाइन किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद आप देखिए वायु मार्ग के नोडीय बिंदु कौन से हैं? तो नोडीय बिंदु में न्यूयॉर्क है, पेरिस है, शिकागो है, लंदन है। हाँ, ये सारे तो हैं। इसके बाद आज इंटरनेट पृथ्वी पर कितने देशों को कितने लोगों के साथ जोड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 100 देशों को 1000 करोड़ लोगों से जोड़ता है। फिर देखिए ये अब एक क्वेश्चन इसमें और भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, जो कई बार किसी कंपटीशन में भी पूछा है। अब देखिए इसमें है भारत दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1। इसके बाद कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वर्ण चतुष्कोण परम राजमार्ग। आगे है भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 33 लाख किलोमीटर। मनुष्य तथा वस्तुओं के आवागमन के साधन को क्या कहते हैं? परिवहन। इसके बाद दिल्ली और मुंबई में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। सीमा सड़कें संगठन कब बनाया गया? तो 1960 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 इसमें। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 2005 में कितनी थी? तो 65,769 किलोमीटर। भारत में सड़क जाल की 2005 में कुल लंबाई कितनी
थी। तो ये आपको 33.1 लाख किलोमीटर, सबसे पहले लंबी पाइपलाइन की लंबाई, सबसे पहले बनी पाइपलाइन की लंबाई कितनी थी? तो सबसे पहले आपको 1153 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ये तो आपको जानते ही है, जो 1853 ईस्वी में और मुंबई से थाने के बीच में यह चलाई गई थी। इसके बाद नेरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 0.610 मीटर। अब फिर देखिए, आपको भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? तो 12,670 किलोमीटर, लेकिन अब 15,000 के करीब पहुंच चुका है। अब आगे देखिए, मेट्रो रेलवे से क्या समझते हैं? मेट्रो रेल शहरी परिवहन की स्थानीय यातायात सेवा है। इसमें गाड़ियों की काफ़ी तीव्र गति से चालन होता है, लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक समय से पहुंचाया जाता है। यह भूमिगत भी होती है और भूमि के ऊपर पुल के सहारे भी चलती है, पर प्रदूषण को यह कम करती है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचकर चलती है। भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में यह सेवा पहले से उपलब्ध है, और भी कई प्रांतीय राजधानी जो है उसमें इसका प्रावधान तीव्रतर गति से हो रही है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन करें तो इसके संदर्भ में सुन लीजिए। हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 1986 ईस्वी में अंतः स्थलीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन पूछ देता है, जो भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो आपको इसमें हो जाएगा, जो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग ये प्राधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। इस प्राधिकरण में 3 अंतः स्थलीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिसको कि हम निम्न रूप में कह सकते हैं। नंबर 1 में होता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। यह जलमार्ग भारत का सर्वप्रमुख जलमार्ग है। यह हल्दिया से फरक्का और पटना होते हुए इलाहाबाद तक भी जाती है। दूसरा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, सदिया से धुबरी तक यह जाती है, और 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित इस जलमार्ग का प्रयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करता है। फिर तीसरा होता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, और यह जलमार्ग पश्चिमी तट पर चंपकारा और उद्योग मंडल नहरों पर विकसित है। अब देखिए, एक इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग क्या है? या इस पर एक टिप्पणी लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में देश के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को 4 लेन वाले द्रुतगामी सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ 2 जनवरी 1999 को किया गया। इस योजना में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो दिल्ली से चलती है, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, चतुर्भुज आकार की है और इससे द्रुत परिवहन होता है, और यह 5,846 किलोमीटर लंबे तथा कुल मार्ग में 5,319 किलोमीटर को 4 लेन वाला किया जा चुका है, और 7,300 किलोमीटर में यह 822 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन में बदलने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और 4,892 किलोमीटर की लंबाई में मार्ग का कार्य
चल रहा है और तीव्र गति से इसमें सो विकास हो रहा है। आगे देखिए, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्ता पर प्रकाश डालें, या परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व पर सविस्तार वर्णन करें। तो इसमें लिखना है, देश के निरंतर आर्थिक विकास में सुचारू और समन्वित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परिवहन के साधन किसी देश में उतना ही महत्व रखती है जितना कि शरीर में रक्त धमनियाँ, और परिवहन में साधनों के प्रसार से देश के उद्योग एवं व्यवसाय की भी उन्नति होती है, चाहे वह आपको कृषि पर आधारित उद्योग की विकास की बात हो या नहीं तो खनिज के पर अवस्थित उद्योग की विकास की बात हो। आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा पहुंचता है। अब देखिए, परिवहन और संचार सेवाओं का महत्व किन कारणों से है। सबसे पहले, ये साधन अविकसित क्षेत्रों में सो विकास में सहायक होते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से देश एवं विदेश में पत्रों, पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि का आदान प्रदान किया जाता है। यह व्यापार तथा वाणिज्य में सहायक होते हैं। इसके बाद प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा की स्थिति में यह यातायात एवं संचार के साधनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद यातायात एवं संचार के साधन सो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। साथ ही रेडियो एवं दूरदर्शन मनोरंजन के साथ ही शिक्षा के भी ये साधन हैं। इसके बाद ये देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। ये समाज के विविध वर्गों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं तथा भावना को सो एक दूसरे तक पहुंचाने में भी यह ये काफ़ी उत्कृष्ट भूमिका अदा करती है। अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन इससे, जो जल परिवहन का क्या महत्व है। तो जल परिवहन में रास्ते का निर्माण नहीं करना पड़ता है, इसमें मार्ग नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि सागर या महासागर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके रख रखाव पर बहुत कम खर्च होता है। केवल दोनों छोरों पर पत्तन बनाने और उनके रख रखाव की ही खर्च की आवश्यकता होती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए लंबी दूरी तक भारी माल ढोने के लिए यह उत्कृष्ट प्रकार की साधन सिद्ध होता है। इसके बाद अब देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की वर्णन करें, या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की क्या महत्व है। तो इस प्रश्न के उत्तर में होगा, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है। एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर को यूरोपीय भाग में स्थित रूस की राजधानी मॉस्को से विविध यूरोपीय नगरों तक इस मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। फलतः यह मार्ग रूस के सुदूर पश्चिमी एवं पूर्वी तट को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। साथ ही संपूर्ण मार्ग दोहरा एवं विद्युत मार्ग है। जल मार्ग से टोक्यो से लंदन की यात्रा से लगभग 1 महीना का समय पहले लग जाता था, वहाँ इस रेलवे के द्वारा 7 से 8 दिन लगता है और गंतव्य स्थान को पहुँचा जा सकता है। अतः साइबेरिया के लिए यह वरदान स्वरूप है, और इस रेल मार्ग की स्थापना से पूर्व की साइबेरिया अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र तथा अपेक्षित जो प्रदेश था वह उन्नत हो रहा है। इससे संपूर्ण पूर्वी प्रदेश की आर्थिक प्रगति आरंभ हो चुकी है। आज साइबेरिया रूस का बहुमूल्य खजाना सिद्ध हो चुका है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि साइबेरिया में जनसंख्या का सघन बसाव, नगर, औद्योगिक बस्तियां,
प्रमुख कृषि प्रदेश आदि इसी रेल मार्ग के सहारे अवलंबित है। साइबेरिया का कृषि, पशु, वन की इसी से पश्चिमी रूस और औद्योगिक केंद्रों को भेजा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ये उष्मा द्वीप क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नगर के केंद्रीय भाग में बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास प्रदान करने एवं अन्य कार्यों के लिए विशाल कंक्रीट, सीमेंट के ढांचे बनाए जाते हैं और इससे वातावरण का तापमान बहुत अधिक हो गया है। गर्मियों में इसमें रहना दूभर हो जाता है। यह प्राण लेने वाला गर्मी साबित होने लगता है। लोग त्रस्त हो जाते हैं। इस तप्त केंद्रीय भाग को उष्मा द्वीप कहा जाता है। एक आगे क्वेश्चन है, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के 3 लाभों को बताएं। यह उपग्रह संचार का नवीनतम उपग्रह संचार संचार का नवीनतम माध्यम है। इसके माध्यम से दूरस्थ संचार एवं दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सहायता मिलती है। उपग्रह के माध्यम से ऐसे अगम्य क्षेत्रों की जानकारी मिल सकती है जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। बहुदेशीय प्रणाली होने के कारण दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा की चेतावनी एवं बचाव क्षेत्रों की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दूर संचार है, जहां इनसेट मोबाइल उपग्रह सेवा के साथ साथ बी सेट सेवाएं यह प्रदान करता है। इसके बाद आगे होता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। तो पर्यटन का मतलब ही होता है भ्रमण से संबंधित बातों और इसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को निम्न रूप में देखा जा सकता है। नंबर 1, मांग। किसी भी आर्थिक विकास के लिए मांग का होना सबसे आवश्यक तथ्य माना जाता है। पर्यटन के विकास भी इसके मांग पर निर्भर करता है। पिछली सदी के उत्तरार्ध जीवन स्तर में सुधार के कारण तथा अवकाश के समयों में वृद्धि होने से पर्यटन की मांग बढ़ी है। दूसरी होती परिवहन की सुविधा। परिवहन सुविधाओं के विस्तार एवं विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसके कारण दुर्गम स्थल मनोरंजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। वर्तमान समय में वायु परिवहन के विस्तार से पर्यटन उद्योग में काफ़ी उन्नति हुई है। वर्तमान समय में पर्यटन विश्व का सबसे बड़ी तीर्थक ये बन चुकी है। अब देखिए, पर्यटन का आकर्षण जो होता है उसके लिए भी 4 कारक जवाबदेह है। उसमें भूदृश्य नंबर 1। तो भूदृश्य पर्यटकों को प्रकृति के निकट लाता है। जैसे कि आपको झील है, पर्वत है आदि भूदृश्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको देखने के लोग आते हैं। दूसरा होता है जलवायु। जलवायु पर्यटकों के मुख्य रूप से आकर्षित अपने ओर करती है। जहाँ उष्ण इलाका है, गर्म जलवायु है, ठंडे इलाके में और ठंडे इलाके से लोग गर्म इलाकों की ओर जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के अधिकांश पर्यटक हिमालय क्षेत्र को जाते हैं। जैसे आपको नैनीताल, मसूरी इस सब में जाना जलवायु का ही द्योतक है। इसके बाद हो जाता है तीसरा इतिहास एवं कला। किसी क्षेत्र का इतिहास और कला पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हुआ करता है। साथ ही इतिहास और कला में रुचि रखने वाले पर्यटक प्राचीन पुरातत्व महत्व के स्थानों पर जाते हैं और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हो जाता है अंतिम जो संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है अर्थ की व्यवस्था जिससे कि जीवन की नितांत आवश्यकता की पूर्ति हो। तो संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था उन पर्यटकों को आकर्षित करती है जो मानव जातीय एवं स्थानीय रीतियों में रुचि रखते हैं और इस प्रकार सस्ते पर्यटन स्थल बहुत लोकप्रिय हो जाता है।
एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर का क्या महत्व है। वास्तव में पनामा नहर की स्थापना हुई है अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को ही विकसित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए 1913 ईस्वी में यह बनाई गई थी। पनामा नहर का निर्माण अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तटीय देशों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। 72 किलोमीटर लंबा यह नहर पनामा नहर के कोलोन के बीच फैला हुआ है। इस नगर के मार्ग के बीच में 6 दरवाजे अथवा जलबंध बनाए गए हैं जो वहाँ के समुद्र ये जहाज़ों को पार करने में सहायता करते हैं। दोनों महासागरों के जल स्तर में 126 मीटर के अंतर होने के कारण इस नहर को पार करने पर जहाज़ों को 26 मीटर ऊपर नीचे होकर के जाना पड़ता है। पुनः ये उल्लेखनीय है कि इस नहर के बन जाने के बाद सबसे अधिक लाभ संयुक्त अमेरिका को हुआ, यूएसए को हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका वैसे भी एक विकसित अर्थव्यवस्था का देश है। इसकी पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच जो यात्रा की दूरी और समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आई और न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के बीच भी 1300 किलोमीटर की कमी आई। इस तरह अमेरिका और पश्चिमी तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों एवं यूरोप वाला एशिया के बीच की यात्रा और समय कम हो गया है और यातायात के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी विकसित हो रहा है। साथ ही साथ भारत की ही बात अगर लें तो उसमें हम देख सकते हैं पहले भारत से जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दक्षिण अफ्रीका के तटीय भाग में करना पड़ता था तो अफ्रीका के बीच हो एकदम दक्षिणी भाग से होकर के गुजरना पड़ता था। लेकिन इसके बन जाने के बाद भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई है और कम यात्रा तय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अग्रसर कर रहा है।